हेलो डियर, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री विद द न्यू लेक्चर। आज हम बात करेंगे बेटा, जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, हमने कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। जैसे हमने स्क्रीन इफेक्ट को डिस्कस किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस किया। उसके बाद हम आए थे एटॉमिक रेडियस पे, उसमें हमने डिफरेंट रेडियस डिफाइन किए, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, वो सारी चीजें होगी। नाउ वी आर विद न्यू प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, देखिए इसमें हम बात करेंगे जो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। नाउ द पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और वी कैन से आयोनाइजेशन एनर्जी, और वी कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तीन नाम से इसको जाना जाता है। दैट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलिए, या इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलिए। व्हाट डज इट मीन? आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? ठीक, चलिए बेटा पहले आप डेफिनेशन देखिए, उसके बाद हम इसको पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। ठीक, देखिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड आउटर मोस्ट shell electron in a ground state from an isolated gaseous atom is known as ionization potential. Okay, the isolated means without any bonding with other atom. ठीक है बेटा, अब इस डेफिनेशन को देखिए, हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई एटम है, ये मान लीजिएगा ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक, ये पहली शेल है, ये सेकंड शेल है। हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है इस एटम की, इस आउटर मोस्ट शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस एटम का, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? ठीक है ना, इसको एनर्जी कितनी चाहिए बाहर निकालने के लिए? दैट्स कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, दैट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन इसको क्या होना चाहिए? ये जो एटम है, दिस एटम शुड बी आइसोलेटेड गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस। ओके, एक तो ये एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा? गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सॉलिड में बात करेंगे तो पहले उसको हमें गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज द सब्लिमेशन, वो भी बात हम करेंगे। ठीक, तो ये एटम होना चाहिए, एक तो गैसियस स्टेट में ये एटम होना चाहिए, दूसरा ये आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब इस एटम को किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी आइसोलेटेड, सिंगल होना चाहिए, सिंगल एटम होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, और ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर ये एटम आइसोलेटेड है और ये गैसियस में है, गैसियस फॉर्म में है, उस टाइम इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी लगेगी हमें बाहर निकालने के लिए? दैट्स कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, जैसे आपने डेफिनेशन देखा, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ आ रही बात? क्लियर? ओके, चलिए बेटा ध्यान रखिए बेटा, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक, अब यहां ध्यान रख लीजिएगा बेटा, मैं यहां पे आपको ये बात समझा दूं बेटा, प्लीज आप यहां पे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, प्लीज आप यहां ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ये व्हाइट बोर्ड पे समझा दूं ये चीजें सारी, फिर हम बात करेंगे इस पे। ठीक, देखिए बेटा, हम जब बात करेंगे बेटा, मैंने आपको बोला कि जो एक एटम है ए, ठीक, इस एटम ए को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ए प्लस में, और यहां से इसका इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं। इस एटम को, ये एटम है बेटा, एक तो आइसोलेटेड है, इट इज आइसोलेटेड एंड गैसियस। ठीक है, इसको कितनी एनर्जी हम देंगे? यहां एनर्जी हम डिनोट करेंगे, ये जो एनर्जी इस एटम को हम देंगे, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, इसको आई से हम डिनोट करते हैं। समझ आ रही बात? अब देखिए बेटा, यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस टाइम पे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी इसको कितनी दी? दैट वी कॉल दैट आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आई फर्स्ट। ठीक,
अब सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जीज की जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ये एटम जो है उसमें से खाली एक इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकालेंगे, हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हर इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड द सक्सेसिव एनर्जीज। अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, फॉर एग्जांपल ये मैं बात करूं, ए है, इसको मैंने कन्वर्ट किया ए प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक, अब यहां पे जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड आयनेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, फिर इस ए प्लस को मैं दोबारा से एनर्जी दे दूं और ये बनाएगा बेटा A2 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, और यहां पे होगी आयनेशन एनर्जी सेकंड। ठीक है ना, यहां पे भी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। ठीक है ना, ये E1 है, आयनेशन एनर्जी फर्स्ट है, या आयनेशन एनर्जी सेकंड है। ठीक, अब अगर इस A प्लस को, A जो 2 प्लस है, इस A2 प्लस को मैं फर्दर एनर्जी दे दूं और यहां A3 प्लस बनेगा और यहां एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज होगा। ठीक, इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है बेटा, अब ये जो आयनेशन एनर्जीज है, आयनेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनेशन एनर्जी सेकंड एंड आयनेशन एनर्जी थर्ड, these energies are called successive ionization energies। ओके बेटा, क्लियर? तो ये बात यहां पे देखिए, ये बात हमने यहां डिस्कस की है। ओके, एक मिनट बेटा, मैं यहां पे देख लूं इसका। ओके, देखिए बेटा, हम वापस आएंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल स्लाइड थी इस पे हम वापस आ जाएंगे बेटा। ये देखिए, क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज। ठीक, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज पे हमने बात की है कि सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज क्या होती है, व्हाट आर सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज फॉर एन एटम M। हम कंसीडर, जैसे मैंने एक कंसीडर किया, यहां पे हम एटम M कंसीडर करते हैं। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज आर एज फॉलोज। ठीक, तो M को हमने आयनेशन एनर्जी फर्स्ट दे दी, M प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन गया बाहर, दैट्स द E1, दैट्स द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। M1 प्लस को हमने एनर्जी दे दी, M2 प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, तो आयनेशन एनर्जी सेकंड। M2 प्लस को हमने एनर्जी दे दी, M3 प्लस बना, इलेक्ट्रॉन निकला, तो आयनेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है बेटा, दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। क्लियर बेटा? ओके, चलिए बेटा, चलिए हम आगे। ओके बेटा, नाउ देखिए बेटा, यहां पे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम। It has to be converted in a gaseous form. Energy required for the conversion of solid state to the gaseous state is called sublimation energy। जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये एटम है, इसको हमें एनर्जी देनी है, ठीक है ना, तो ये A प्लस में कन्वर्ट होगा। ओके, तो यहाँ एनर्जी जो निकलेगी, ये जो एनर्जी निकलेगी दैट इज द, जो हमने यहाँ एनर्जी दे दी, सॉरी बेटा, इधर देखिए, A है, इसको हमने A प्लस में कन्वर्ट किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, जो एनर्जी हम यहाँ दे रहे हैं दैट इज आयनेशन एनर्जी, तभी जब ये A होगा, एक गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक, क्लियर? अब यहाँ देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एटम A है, ठीक, अगर ये सॉलिड स्टेट में है, किस में है? सॉलिड स्टेट में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ इसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक, अब ये क्या है बेटा, ये A प्लस में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी निकली। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, क्या है? सॉलिड फॉर्म। क्या इस एनर्जी को हम आयनेशन एनर्जी बोले? नहीं, इसको हम आयनेशन एनर्जी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखिए बेटा, पहले ये जो सॉलिड है, कुछ एनर्जी हम जब देंगे तो ये एनर्जी इस सॉलिड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लग जाएगी, तो थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, कंज्यूम होगी इस सॉलिड को गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए। फिर जब उस गैसियस को हम और एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक, समझ आ रही बात? तो ये टोटल एनर्जी हमें आयनेशन एनर्जी नहीं है। अब यहां पे हम बात क्या करते हैं, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये अगर A गैस में जा रहा है, ये गैसियस एटम में जा रहा है, जो यहां पे हम एनर्जी देंगे इसको, ये जो एनर्जी देंगे, दिस एनर्जी इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी, दिस कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है बेटा,
समझा रही बात। तो एक एटम को जब आयनेशन एनर्जी की बात करें तो आयनेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज गिवन टू एन एटम टू रिमूव एन outermost electron when it is in a gaseous state. If the element is in the solid state, the energy given to that atom to convert it from the solid to the gas is called sublimation energy. उसके बाद ही जो एनर्जी होगी that will be the ionization energy. समझ आ रही बात? क्लियर बेटा? ओके, चलिए बेटा ध्यान रखिए बेटा, ये बात हमने की। नाउ जो आयनेशन पोटेंशियल है, आयनेशन पोटेंशियल इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है बेटा? ठीक है ना। और इसका डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू क्या है बेटा? पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बोल रहे हैं ए को आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक। दोज प्रोसेसेस इन विच एनर्जी इज गिवन, or we can say those processes in which energy is absorbed are known as endothermic processes, ठीक। और यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, ये ए प्लस में जा रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की ना, तो ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस आप देखते हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा, क्लियर। अब आप बोलेंगे सर ये डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे होता है? मैं आपको एक लिमीन्स की तरह ये समझा दूंगा, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे, ये मान लीजिएगा कि ये ए एक एलिमेंट है या एक सब्सटेंस है। इस ए के पास मान लीजिएगा एनर्जी 10 जूल्स अपनी एनर्जी है, ठीक। अब आपने क्या कर दिया बेटा? आपने इसको 10 जूल्स यहां से एनर्जी दे दी और 10 जूल्स आपने एनर्जी दे दी, ठीक। अब देखो इस ए के पास अपनी एनर्जी 10 जूल्स है और 10 जूल्स आपने इसको और एनर्जी दे दी। जब ये मान लीजिएगा ए डैश में कन्वर्ट हो रहा है, ये ए डैश में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये सबस्टेंस एनर्जी अब्सॉर्ब करके कोई और सबस्टेंस बना रहा है। अब इस सबस्टेंस के पास एनर्जी कितनी होगी? एक तो इसके पास 10 जूल्स अपनी एनर्जी है, 10 जूल्स और आपने दे दी तो कितना आ गया बेटा? इसके पास 20 जूल्स एनर्जी होगी, ठीक। समझ आ रही बात? मान के चलते हैं ये H1 है, ये H1 है, ये एनर्जी इस एटम की पहले कंडीशन पे है। ये हम मानते हैं कि ये H2 है, ये सेकंड जो फाइनल स्टेज है उस पे एनर्जी है। तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा? डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज H2 माइनस H1। H2 कितना है बेटा? 20, H1 कितना है बेटा? 10, तो क्या आ गया? 10 और वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे आ जाता है, ठीक। इसीलिए हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं, ये वो प्रोसेस होते हैं जहां एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और एनर्जी अब्सॉर्ब होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो ये आयनेशन एनर्जी जो होती है ना, आयोनाइजेशन प्रोसेस जो होती है, इट इज ऑलवेज क्या होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है और इसके लिए डेल्टा एच हमेशा और हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा। समझा रही बात? ओके, चलिए बेटा, अब इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, इसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, या किलो कैलोरीज पर मोल, एक मोल को कितनी किलो कैलोरीज हीट देनी पड़ेगी, या किलो जूल्स पर मोल, ठीक है ना। एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हम देंगे एनर्जी, या एक मोल को कितने किलो कैलोरीज हीट देंगे, या एक मोल को कितने किलो जूल्स एनर्जी देंगे, ठीक है ना। तो ये एक मोल के हिसाब से हम निकाल देते हैं। समझ आ रही बात? तो एक मोल आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं एक मोल के अंदर। समझ आ रही बात? ओके, चलिए बेटा आगे हो गया ये वाला। ओके बेटा, चलिए। Now see here. Now the factors that affect that potential energy. कौन कौन सा फैक्टर इस पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट कर लेता है, ठीक। समझा रही बात? देखिए बेटा, सबसे पहले हम बताएंगे एटॉमिक साइज। क्या बताएंगे? एटॉमिक साइज। जरा देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक एटम है, जरा यहां देखिए बेटा, ये एक एटम है यहां पे, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम की पहली शेल है और ये एटम की सेकंड शेल है, ठीक। समझा रही बात? और यहां पे मैं देखूं बेटा, ये एक न्यूक्लियस है, ये एटम की पहली शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, ठीक। हम मान के चलते हैं कि ये जो एटम है इसका रेडियस यहां से यहां तक है, ओके, और इसका रेडियस यहां से यहां तक है।
एटम ए जो है इसका रेडियस कम है और एटम बी जो है इसका रेडियस ज्यादा है, यानी कि ये स्मॉल एटम है, ये इससे बड़ा एटम है। ठीक, अब जब न्यूक्लियस का फोर्स हम देखेंगे, मुझे बता बेटा, इस न्यूक्लियस का फोर्स यहां पे ज्यादा होगा क्योंकि ये नजदीक शेल है, ओके, और यहां पे ये शेल दूर है तो यहां पे न्यूक्लियस का फोर्स कम होगा। ठीक, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है और ये टाइटली होता है इस न्यूक्लियस के साथ। ठीक, इट्स टाइटली बाउंड टू दिस न्यूक्लियस, बट हियर इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स नहीं होता है और ये थोड़ा लूज होता है इस शेल में। ठीक, अब देखिए जब साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होगा। अब न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, समझा रहे। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन दूर है तो इसमें न्यूक्लियस का फोर्स कम है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन दूर है और इस पे न्यूक्लियस का फोर्स कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें एनर्जी भी कम लगेगी। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर साइज बड़ा साइज है एटम का तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, अगर छोटा साइज है तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक, तो वही तो हम यहां बात कर रहे हैं कि लार्जर द एटम एटॉमिक साइज स्मॉलर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना बड़ा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक, इट इज ड्यू टू द साइज ऑफ द एटम increases the outermost electrons further away from the nucleus and nucleus loses the attraction on that electrons and hence can be easily removed। ठीक है ना, ये तो मैं बता रहा था कि जब ये शेल दूर दूर जाएगी तो न्यूक्लियस का फोर्स इस पे कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का फोर्स कम हो जाएगा तो इसको निकालना आसान है। ठीक, तो हम ये बता सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ध्यान रखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। ठीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो मतलब क्या है, मतलब ये है साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट्स द इनवर्स रिलेशन। ठीक है बेटा, ओके। नाउ देन इट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब लास्ट वाला वीडियो देखेंगे उसमें आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिखेगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं उसको। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बेटा होता है कि अगर ये एक एटम है, ठीक है, ये इसका पहला शेल है, ये इस एटम का सेकंड शेल है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, वो रिपल्शन करेंगे तो वो थोड़ा सा फोर्स न्यूक्लियस का कम करते रहेंगे। ठीक, लेकिन न्यूक्लियस का कितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, दैट रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए, इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, यानी या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा फोर्स लग जाएगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स इस न्यूक्लियस का एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर इस न्यूक्लियस से यहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस का फोर्स इस पे कम है तो इसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी निकालने के लिए, सीधी सी बात है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। समझा रही बात? तो ये हम बात कर रहे हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, देन इट इज ए डायरेक्ट रिलेशन। जितना क्या होगा, जितना आयोनाइजेशन, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। समझा रही बात? क्लियर? तो ये दो फैक्टर्स है, एक एटॉमिक साइज और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज पे इनवर्स रिलेशन है और यहां न्यूक्लियर चार्ज पे डायरेक्ट रिलेशन है। समझा रही बात? कोई करे आगे हम? ओके, चलो बेटा यहां देखिए द नेक्स्ट बेटा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी मैं पढ़ा चुका हूं, आप लास्ट वीडियो पे जाइए तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में पूरी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक, अब यहां देखिए बेटा, थोड़ा सा यहां पे बता दूं, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है और ये सेकंड शेल है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को घेरते हैं और ये इस इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं।
These inner electrons protect this electron from the nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स से इसको बचाते हैं, ठीक। अब देखिए, जितना ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स से बचाएंगे, उतना ही कम इस पे फोर्स लगेगा, उतना ही कम इस पे क्या लगेगा, फोर्स। मतलब जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन उतना ही कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना कम एनर्जी यहां पे इसको लगेगी निकालने के लिए। समझा ना बात, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस का फोर्स कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का फोर्स इस पे कम होगा, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देके हम निकाल सकते हैं। अब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, यानी कि ये इसको बचा ही नहीं पा रहे, तो इस न्यूक्लियस का फोर्स पे ज्यादा लगेगा। अब न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इसको निकालने के लिए फिर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझा रही बात। तो ये हम बात करते हैं बेटा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं, हायर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द लेस अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का उतना ही अट्रैक्शन कम होगा। समझा रहे बात, जितना ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ये इसको बचाएंगे, तो न्यूक्लियस का फोर्स पे कम होगा, ठीक। न्यूक्लियस एंड कैन बी इजीली रिमूव, तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। वायर विच इज लीडिंग टू द लोअर वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब यहां देखिए, ये मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, ये डिफिनेशन है जो मैं अभी समझा चुका हूं आपको, ठीक। तो ये बताया हमने, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, फोर्स कम पड़ेगा, फोर्स कम पड़ेगा तो इसको एनर्जी कम लगेगी निकालने के लिए। अगर अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसको बचा ही नहीं पा रहे, तो ये ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इसको निकालने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक। तो यहां देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो यहां आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। समझा रही बात, क्लियर, ओके। द नेक्स्ट इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द सबशेल्स। समझा रही बात, यहां देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ये मान लीजिएगा ये न्यूक्लियस है, ठीक। अगर हम S की बात करें, P की बात करें, D की बात करें और F की बात करें, ठीक। अब ये सब शेल्स होती हैं, दीज आर सब शेल्स, दीज आर सब शेल्स। एक शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, एक शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल्स। अब सब शेल्स में इस S पे न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा फोर्स होता है। S जो होते हैं वो न्यूक्लियस के नजदीक होती है और न्यूक्लियस का फोर्स पे सबसे ज्यादा होता है। P पे इससे कम होता है, D पे उससे कम होता है और F पे उससे कम होता है। समझा ना बात। अब देखिए, जो अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, न्यूक्लियर फोर्स S पे सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद P पे, उसके बाद D पे, उसके बाद F पे, ठीक है। अब देखिए, S में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा फोर्स होगा, ठीक। अगर उस पे न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा फोर्स होगा तो उस S से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। समझा रहे बात। P में उससे कम लगेगा फोर्स, तो वहां से एनर्जी कम लगेगी निकालने के लिए। D में उससे कम फोर्स होगा न्यूक्लियस का, तो D में से और भी कम एनर्जी लगेगी निकालने के लिए। F पे न्यूक्लियस का सबसे कम फोर्स है, तो अगर F में इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी। समझा रही बात। तो ये हम यहां पर बता रहे थे कि द ऑर्डर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द सबशेल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, पेनिट्रेशन पावर इज S-P-D-F। तो S में ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा उन इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो S में होंगे, उसके बाद P में, उसके बाद D में, उसके बाद F में। समझा रहे बात। तो अगर S में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना डिफिकल्ट है, P में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना डिफिकल्ट है, देन D में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना डिफिकल्ट है, देन दैट ऑफ F। समझा रहे बात, क्लियर। चलिए, ओके, हो गया ये। चलिए आगे, ओके। नाउ यहां देखिए बेटा, जो हम बात कर रहे थे भी, इस पे हम ध्यान देंगे। एज सबशेल्स इज मोर closer to the nucleus, so more energy will be required to remove electron in comparison to P, D and F। जो S है, जो S, सॉरी ये यहाँ पे A नहीं है, ये A नहीं है, ये S है। हाँ, S सबशेल जो है, S सबशेल, अभी मैंने बोला S सबशेल न्यूक्लियस के क्लोज होती है, तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है कोई, उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, देन डेट ऑफ P, D and F। बात करिए बेटा, बेरिलियम है, बेरिलियम में 1s2 और 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इलेक्ट्रॉन किस में है बेटा? इलेक्ट्रॉन s में है, ठीक। और यहां बोरान है 1s2 2s2 2p1, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो s में है और यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है? p में। बताइए किसको एनर्जी लगेगी ज्यादा s से निकालने में? तो इसीलिए आयनेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होती है, बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है बोरान से। समझा रहे ना बात? ओके। तो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, बोरान अटैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बेरिलियम, सो सेकंड आयनेशन एनर्जी पोटेंशियल ऑफ द बोरान इज मोर देन बेरिलियम। अब यहां पे एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ठीक। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात करें, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा है बोरान से, ठीक। ओके। अब देखिए, जब एक एनर्जी आप देंगे ना, तो अब यहां पे होगा ये Be+ और ये होगा B+, ठीक। अब अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना, यहां देखिए, यहां हमने इसको एनर्जी दे दी, तो ये बेरिलियम को एक एनर्जी दे दी तो ये B+ में कन्वर्ट होगा, बोरान को आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकला तो B+ में कन्वर्ट होगा। तो पहली आयनेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा है बोरान से, क्योंकि S से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। समझा रहे बात? ना यहां देखिए, अब यहां देखिए बेटा, अब बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? 1s2 2s1, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन गया क्योंकि B+ है, अब है 1s2 2s1। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या था? 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो B+ में कन्वर्ट हुआ, जब ये B+ में कन्वर्ट हुआ तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, दैट्स 1s2 2s2, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन गया। अब मुझे बताइए, अब देखिए बेटा, अब यहां पे भी S से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब यहां पे भी S से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक। लेकिन अब एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? बोरान का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इसमें ज्यादा है, ठीक। अब न्यूक्लियर फोर्स इसमें ज्यादा है, S से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करेंगे, IE सेकंड की जब हम बात करेंगे, IE सेकंड में बोरान का ज्यादा होगा बेरिलियम से, ठीक। समझा रही बात? तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरान से, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान की होगी ज्यादा बेरिलियम से, ठीक। यही बात मैं यहां पे कहने वाला था, ठीक है ना। दैट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान इज ग्रेटर देन द बेरिलियम। क्लियर? कॉपी किया? हो गया कॉपी? चलिए बेटा, मूव अहेड। Now the next factor is stability of half filled and completely filled. Stability of half filled and completely filled. देखिए बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, जब भी कोई शेल हाफ फिल्ड होती है, यानी कि अगर किसी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे S सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगर उसमें 2 है तो कंप्लीटली फिल्ड है, 1 है तो हाफ फिल्ड है। P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 है तो कंप्लीट फिल्ड है, 3 है तो हाफ फिल्ड है। D 5 से हाफ फिल्ड है, 10 से कंप्लीट। F 7 पे हाफ फिल्ड है, 14 पे कंप्लीट फिल्ड। तो अगर कोई सब शेल हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। क्या होते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल। तो हमने स्टेबिलिटी के बारे में भी बात की है एक वीडियो में, अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने बोला था कि वहां एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है और सिमेट्री ज्यादा होती है, ठीक। जब एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा है, सिमेट्री भी ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। हाफ फिल्ड में सिमेट्री भी ज्यादा होती है और एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होती है, तभी जाके वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। ओके, अब यहां देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि हाफ फिल्ड जो है P3, P5, P7 और कंप्लीट फिल्ड S2, P6, D10 एंड F14 आर मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल होते हैं और इनको एनर्जी भी ज्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। समझा रही बात? अब यहां बेटा देखिए, नाइट्रोजन जो है, अगर हम यहां एटम्स देखेंगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। जब हम यहां से यहां जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। समझिएगा बात को, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयनेशन एनर्जी बढ़ती है।
आयनेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम आयनेशन एनर्जी देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से छोटा है। तो अब अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से छोटा है तो ये छोटा है, साइज कम है, तो इसकी आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द साइज नाइट्रोजन की जो आयनेशन एनर्जी है और ऑक्सीजन की अकॉर्डिंग टू साइज इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 1s2 2s2 2p3। तो ये p जो है ये हाफ फिल्ड है, ये क्या है, हाफ फिल्ड। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना। तो ये ना कंप्लीट फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। अब देखिए बेटा ये हाफ फिल्ड है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल। दैट मींस फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल इज इन द ऑर्डर ऑफ, नाइट्रोजन का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, दैट इज द फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी किसकी, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, because in nitrogen the p subshell is half filled subshells are more stable, hence to remove the electron from the half filled is very difficult, so it requires some more energy than that of oxygen। क्लियर बेटा, हो गया ये, ओके बेटा। अब यहां देखिए ये हाफ फिल्ड है पी नाइट्रोजन में, इसलिए इसको आयनेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक। अब यहां देखिए बेटा अगर हम बात करेंगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की, जरा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं यहां बेटा देखूं सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। यहां बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है ना। अब यहां देखिए बेटा यहां इलेक्ट्रॉन सबसे मुश्किल कहां से निकालना है, देखिए। अब अगर हम साइज के हिसाब से देखें, तो एल्युमिनियम इसमें सबसे छोटा है, एल्युमिनियम क्या है, सबसे छोटा। तो अगर ये सबसे छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है साइज के हिसाब से, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। मैग्नीशियम जो है, तो इन दोनों में अगर आप आयनेशन एनर्जी देखेंगे तो किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज छोटा है। लेकिन हमें आयनेशन एनर्जी मैग्नीशियम को ज्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम में p से इलेक्ट्रॉन निकालना है और मैग्नीशियम में s से निकालना है, और ये s कंप्लीटली फिल्ड भी है, समझा रहे। तो मैग्नीशियम को ज्यादा एनर्जी लगेगी देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, ठीक। तो ये तो हमने यहां पे बताया कि मैग्नीशियम को ज्यादा एनर्जी लगेगी एल्युमिनियम से और एल्युमिनियम को ज्यादा एनर्जी लगेगी सोडियम से, समझा रही बात, क्लियर। क्योंकि यहां पे साइज वेरिएशन है, एल्युमिनियम छोटा है, सोडियम क्या है, बड़ा है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी और सोडियम में कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि यहां 3s1 से निकालना है, वहां 3p1 से निकालना है। लेकिन ये छोटा एलिमेंट है और ये बड़ा एलिमेंट है, इसको एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि बड़ा है, ये छोटा है, इसको एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम को होगा, उसके बाद एल्युमिनियम को, उसके बाद सोडियम को सबसे कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, समझा नहीं बात, क्लियर बेटा। चलिए आगे, ओके। अब यहां देखिए बेटा, यह हमने डिफाइन किया यहां पे, फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम एंड दैट ऑफ सोडियम। क्यों होता है, बिकॉज s ऑर्बिटल जो मैग्नीशियम में है ये कंप्लीटली फिल्ड है एंड इट्स पेनिट्रेशन पावर इज हाई देन दैट ऑफ p, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता है मैग्नीशियम में, सॉरी ये 282 है बेटा, ये सॉरी यहां देखिए ये Mg+ है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे जब आप यहां देखेंगे बेटा सोडियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ठीक। इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी इससे, इसको ज्यादा लगेगी इससे, लेकिन ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक,
क्लियर? ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। अब हम अगर सेकंड आयनेशन एनर्जी पे देखें, किस पे देखें? सेकंड आयनेशन एनर्जी। सेकंड आयनेशन एनर्जी देखिए बेटा, जब आपके पास ये है बेटा, समझ लीजिएगा इस बात को, ये सोडियम है, ठीक? आपने इसको एनर्जी दे दी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया E1, ये हो गया कन्वर्ट Na+ में, ठीक? अब आपने मैग्नीशियम को एनर्जी दे दी, एक एनर्जी दे दी, पहली एनर्जी दे दी, तो ये Mg+ में कन्वर्ट होगा, ठीक? अब आपने एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आपने एनर्जी दे दी E1, तो ये कन्वर्ट होगा Al+ में, ठीक? जरा मुझे बताइए आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 11 था ना इसका एटॉमिक नंबर। एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, बचे कितने? 10, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ Na+ में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। अब ये सोडियम की Na+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नियॉन से मिलती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से जब आप मैग्नीशियम को देखेंगे, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया ना, अब आपके पास है Mg+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, 12 तो टोटल है ना 12, एक इलेक्ट्रॉन निकला, बचे कितने? 11 इलेक्ट्रॉन यहां देखिए 2 4 10 11, ठीक है ना? समझा रही बात? अब देखिए, अब Al+ को देखिए, Al+ को देखिए, Al+ क्या है बेटा? यहां इसका एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर है, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। जब ये Al+ में कन्वर्ट होगा, Al+ में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो बचे कितने? 13 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना इसके पास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 13 इलेक्ट्रॉन्स की, 1s2 2s2 2p6 ओके 3s, ठीक है ना, 2 4 10 12, ठीक है ना। अब 13 था, एक गया तो 12 बच गए, सॉरी 13 थे, एक गया तो 12 बच गए, दैट इज 2 4 10 12, तो 3s2 है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्या समझते हो? सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? Na+ की है, क्योंकि ये क्या है? नोबल गैस हो चुका है, ठीक। अब उसके बाद यहां कंप्लीटली फिल्ड है और यहां हाफ फिल्ड है। जरा इसका ऑर्डर देखिए सोडियम को सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोडियम को सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, ठीक। उसके बाद किसको लगेगी? Al2+ को लगेगी उसके बाद, क्योंकि यहां कंप्लीटली फिल्ड शेल है। Al+ में ये जो 2A2, तो ये S क्या है? कंप्लीटली फिल्ड, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक। और उसके बाद देखिए मैग्नीशियम में हाफ फिल्ड है, ठीक है ना। तो इसके इन तीनों में से Mg+, Al+ और Na+, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी Na+ को, उसके बाद Al+ को, उसके बाद Mg+ को, ठीक है ना बेटा। दिस वाज ऑल अबाउट द आयनेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी एंड द फैक्टर्स ऑन विच द आयनेशन एनर्जी डिपेंड्स, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए बेटा, ठीक है, ओके। Now see the वेरिएशन ऑफ द आयनेशन एनर्जी। ये आयनेशन एनर्जी वेरी कैसे होती है पीरियड्स और ग्रुप्स में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब आसान सी चीज है, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब हम वेरिएशन की बात करेंगे पीरियड्स में, ठीक है ना, अमंग द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक। अब यहां देखिए बेटा क्या हम बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड बिकॉज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हाइल द कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिमेन्स द सेम। अब ये बात देखिए, जब हम लिथियम से जाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक। जब हम यहां से यहां जाएंगे, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो यानी कि शेल नजदीक आती है। जब शेल नजदीक आएगी ना, तो न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा, ठीक। और यहां से यहां जाते जाते साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियर का फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ रहा है,
ठीक, अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर का फोर्स बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस है या आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ा रहा है, ठीक है ना, जितना उस पे फोर्स ज्यादा होगा ना न्यूक्लियस के, उतना टाइटली इसको बाइंड करेगा, तो उतना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम बोल रहे हैं जब हम पीरियड में चलेंगे ना लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, शेल जो है इसकी सेम रहती है, ये सेकंड शेल, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, तो इनकी आउटर मोस्ट शेल सबकी सेकंड है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, समझा ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं जनरली जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इन एलिमेंट्स की बढ़ती रहेगी, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन जो है जो हमने बताया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे हमने एक एक्सेप्शन देखा, ठीक है ना, फिर हमने बेरिलियम बोरान पे और एक्सेप्शन देखा हमने, ठीक है ना, तो वो एक्सेप्शन की बात पहले ही कर चुके हैं हम, ठीक। जनरली ऐसा होता है, जनरल ऑर्डर ऐसा होता है, और बीच बीच में जहां एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। नाउ द नेक्स्ट इज द वेरिएशन इन ए ग्रुप। देखिए वेरिएशन जो ग्रुप में होती है अमंग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो कैसे होता है। द आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? बिकॉज द साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। On the other hand, the effective nuclear charge of the outermost electron remains almost the same along the group। ठीक, जब हम ग्रुप में आते हैं ना टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में आएंगे तो क्या होगा, जरा देखिए बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेशियम। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, सेम, लेकिन शेल बढ़ती जाएगी। ओके, जब लिथियम को आप देखेंगे, लिथियम में आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, यहाँ आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, यहाँ आउटर मोस्ट शेल 4 है, यहाँ आउटर मोस्ट शेल 5 है। ठीक, देखिए शेल बढ़ रही है ना। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे आपके पास एक एटम है, ये आप मान लीजिएगा ये एटम है, ये सेकंड शेल है इसका, और ये दूसरा एटम है, यहाँ देखिए ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल है और फोर्थ शेल है। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान फोर्थ शेल से है कि सेकंड शेल से? सर फोर्थ शेल से। क्यों? क्योंकि इस फोर्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसमें न्यूक्लियस का फोर्स कम रहेगा, न्यूक्लियस इस पे फोर्स कम लगाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ लूजली बाउंड होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ सेकंड शेल में होगा ना, ये इस न्यूक्लियस के नजदीक है और ये न्यूक्लियस पे ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा। तो अब इसमें फोर्स ज्यादा है न्यूक्लियस का, इसमें न्यूक्लियस का फोर्स कम है। अब मुझे बताइए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? सर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ कम फोर्स है, तो जब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन यहाँ ये बहुत ज्यादा फोर्स है, ये टाइटली इसको पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने, और इसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। समझ आए ना बात? तो ये हम बोल रहे हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ना तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो देखिए इनवर्स रिलेशन है ये, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। समझ आए? दिस इज द वेरिएशन ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड अलोंग द पीरियड्स। ठीक है, ओके दिस वॉज ऑल अबाउट। ठीक है, अब कुछ लास्ट वाला पॉइंट है इसमें, इस लास्ट वाले पॉइंट को आप दिमाग में रख लीजिएगा और इसके साथ इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे। ठीक, अब देखिए बेटा, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बेटा। आयनाइजेशन पोटेंशियल देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस, ठीक है ना, देन दैट ऑफ गैलियम। ठीक है, जब हम यहां देखेंगे बेटा, बैट ऑल गेम्स इंडियन टेलीविजन। ठीक है, अब देखिए बेटा टॉप टू बॉटम में आ रहा हूं ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब इसको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, इसको उससे कम लगेगी, इसको उससे कम लगेगी, इससे उसको कम, इससे कम। तो ये जनरल ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम इज लेस। और गैलियम जो है ना, गैलियम को आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एल्युमिनियम से। जनरल ऑर्डर में क्या है, जनरल ऑर्डर में ऐसा होना चाहिए था कि एल्युमिनियम का ज्यादा होना चाहिए था गैलियम से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां गैलियम को ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है एल्युमिनियम से। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि यहां जब हम एल्युमिनियम टू गैलियम जाते हैं, यहां डी इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते हैं। क्या आते हैं? डी इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है ना। डी इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है ना, और न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन, सॉरी डी ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं इसको, डी ट्रांजिशन। ये जो डी ट्रांजिशन है इसकी वजह से गैलियम का साइज छोटा होता है, छोटा साइज उतना नहीं कि जितना एल्युमिनियम से छोटा, लेकिन यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ागा। यहां से एल्युमिनियम से जब जाएंगे ना गैलियम पे, तो यहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो रिजल्टेंट न्यूक्लियर फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता है। तो गैलियम में आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एल्युमिनियम से। समझाए? दिस इज वन एक्सेप्शन, दैट इज एल्युमिनियम एंड गैलियम। ओके, एल्युमिनियम और गैलियम, एल्युमिनियम का ज्यादा होना चाहिए लेकिन है नहीं, गैलियम का ज्यादा है एल्युमिनियम से। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट, इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, z इफेक्टिव इंक्रीजेस, सो रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिकम डिफिकल्ट एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, बट नाइट्रोजन, ये हमने बात की है, ये हमने बात की है। ठीक, ये डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं ना, इसको हमने पूरा डिस्कशन किया है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ये सारी चीजों को। अब देखिए बेटा, इसका कहने का मतलब है जो नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये हाई आयोनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं, किससे, देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एलिमेंट। देखिए बेटा, जब यहां देखेंगे ना बेरिलियम और बोरान, जब आप देखेंगे ये वाला पेयर, इस वाले पेयर को देखिए, हमें लगता है कि ये यहां से यहां साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगनी चाहिए थी इससे, लेकिन है उल्टा। क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी किसको ज्यादा लगती है, बेरिलियम को बोरान से। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 1s2 2s2। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 है, दैट इज 1s2 2s2 2p1। तो यहां s से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, यहां से p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए बेरिलियम को आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक, इसी तरह से ये हम डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ये एक्सेप्शनल पेयर, यहां से यहां साइज डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन को ज्यादा लगनी चाहिए थी, लेकिन लग किसको रही है ज्यादा, नाइट्रोजन को ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। ये क्या है, हाफ फिल्ड है। समझा रही बात? ओके, तो ये बातें हमने की, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हमने किया। अगर आप इसको देखेंगे बेटा, इसको आप देखिए, जो हमने ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देखी, तो नियॉन को सबसे ज्यादा लगेगी, उसके बाद फ्लोरीन को, उसके बाद नाइट्रोजन को। ये यहां पे आप देखिए बेटा, अब यहां पे देखिए बेटा, नियॉन को सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि ये सॉरी बेटा, यहां देखिए नाइट्रोजन को ज्यादा लगेगी ऑक्सीजन से, क्योंकि यहां पे एक्सेप्शनल पेयर है, हाफ फिल्ड से निकालना है। फिर यहां ऑक्सीजन को ज्यादा कार्बन से, कार्बन को ज्यादा बेरिलियम से, और बेरिलियम को ज्यादा बोरान से। ये बोरान और बेरिलियम ये वंस अगेन एन एक्सेप्शनल पेयर है, क्योंकि यहां पे 2s2 से कंप्लीटली फिल्ड से निकालना है, और यहां हाफ फिल्ड से निकालना है। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी, द फैक्टर्स ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, एंड द वेरिएशन इन द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स। ओके, वी हैव कंप्लीटेड ऑल एंड सम विद आयनाइजेशन एनर्जी। इसके साथ ही हमने ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हमने कंप्लीट किया बेटा। ओके, अब हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, दूसरा टॉपिक इसमें छोटा सा टॉपिक है, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, इसके साथ ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय, थैंक यू।